Good morning, dear students. In previous lecture, we have discussed about Clausius-Mozarty equation. क्या थी Clausius-Mozarty equation? That equation which gives relation between dielectric constant and polarizability of the substance. Equation क्या थी? ये आपके ऊपर दी हुई है. पी आई ओवर और पी नोट, यानी जो इंड्यूस्ड पोलराइजेशन है आपकी, दैट विल बी इक्वल टू d minus 1 over d plus 2 into m by rho. This is your Clausius-Mozarty equation. The next topic in our syllabus is effect of temperature on polarization. अब इसी इक्वेशन को कंसीडर करके हम क्या निकालेंगे कि हमारी जो पोलराइजेशन है उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है. ठीक है, तो जो मोलर पोलराइजेशन है कुछ सब्सटेंस की जो हम डिटरमाइन करते हैं वो क्या रहती है, कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ सब्सटेंस. वो कौन से सब्सटेंस होते हैं विच आर नॉन पोलर. फॉर एग्जांपल योर O2, CO2, N2, क्योंकि उनमें जो पोलराइजेशन है वो सिर्फ आपकी इंड्यूस्ड पोलराइजेशन होगी एंड इट विल बी कांस्टेंट, इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. हाउएवर जो दूसरे सब्सटेंस हैं लाइक HCl, CH3Cl, HBr, ये क्या हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं. तो उनकी जो पोलराइजेशन है दैट विल चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर. इट इज़ फाउंड दैट दिस पोलराइजेशन डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यानी जो पोलराइजेशन है दैट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. अब ये ऑब्जर्वेशन हमें कैसे पता चली? बाय स्टडिंग द डाइपोल मोमेंट एंड स्टडी ऑफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर. अब जैसे ये जो मॉलिक्यूल्स में अभी मैंने बताया जो पोलर मॉलिक्यूल हैं ये क्या हैं? दीज मॉलिक्यूल्स आर परमानेंट डाइपोल्स. परमानेंट डाइपोल्स कौन से होंगे? विच हैज़ परमानेंट डाइपोल मोमेंट. ठीक है, जिनके पास अपना एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा. यानी अभी क्लॉसियस-मोज़ार्टी इक्वेशन में हमने क्या स्टडी किया था, जिन मॉलिक्यूल्स में हम डाइपोल मोमेंट इंड्यूस कराएंगे बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड. पर यहाँ ऐसा नहीं है. ये क्या है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्टॉप भी कर देते हैं तो भी उन मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होता है एंड इट इज़ ओरिएंटेड इन ए रैंडम मैनर. रैंडम मैनर में क्यों होगा? क्योंकि मॉलिक्यूल में थर्मल एजिटेशन होती है, यानी मूवमेंट होती रहती है मॉलिक्यूल में. ठीक है, बट जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं इन पोलर मॉलिक्यूल को, अब क्लॉसियस-मोज़ार्टी में हमने क्या रीड किया था, नॉन पोलर मॉलिक्यूल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं. या हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, जब हम पोलर मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखते हैं, यानी दो प्लेट्स के बीच में रखते हैं, तो दो डिस्टर्बिंग इफेक्ट दिखाई देते हैं हमें. फर्स्ट देखिए, जो फर्स्ट पिक्चर है इसमें क्या दिखाया गया है, जो परमानेंट डाइपोल हैं वो रैंडमली मैनर्स में प्रेजेंट हैं एक दूसरे के साथ इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. जब तक ये प्लेट्स आपकी चार्ज नहीं हुई हैं वो इधर इधर प्रेजेंट हैं रैंडमली, मतलब पॉजिटिव चार्ज किधर भी है और नेगेटिव चार्ज किधर भी है. बट जब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो आपका पॉजिटिव चार्ज है दैट विल अट्रैक्ट टुवर्ड नेगेटिव प्लेट्स और जो नेगेटिव पार्ट है दैट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड योर पॉजिटिव प्लेट. यानी एक थोड़ा सा ऑर्डर इसमें आ जाएगा, ये इतना रैंडम नहीं रहेगा जैसा कि आपकी फर्स्ट पिक्चर में दिखाया गया है. द इलेक्ट्रिक फील्ड विल, अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करेंगे तो दो इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे. फर्स्ट क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड टू रोटेट एंड ओरिएंटेड दिस डाइपोल इन डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. ठीक है, अब जैसे आपने फील्ड की है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इनको ओरिएंट करने की कोशिश करेगी, रोटेट करने की कोशिश करेगी. देखिए रोटेट हो रहा है, मॉलिक्यूल के नेगेटिव चार्ज इज रोटेटिंग टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज. सेकेंडली क्या होगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल टेंड टू पोलराइज द मॉलिक्यूल. जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मॉलिक्यूल को पोलराइज्ड रखेगी और ज़्यादा पोलराइजेशन हो जाएगी इसमें, यानी दो इफेक्ट हो जाएंगे, ओरिएंटेशन और दूसरा क्या है, पोलराइजेशन. ठीक है, अगर मॉलिक्यूल आपका, इफ़ द मॉलिक्यूल वर स्टेशनरी, अगर आपका मॉलिक्यूल स्टेशनरी है यानी वो रैंडम मोशन में नहीं है, तो डाइपोल्स वुड हैव बीन ओरिएंटेड परफेक्टली पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जो राइट एंगल टू द प्लेट्स. ठीक है, वो प्लेट्स पे राइट एंगल पे होगा जैसे आपका ए पिक्चर में दिखाया गया है. ठीक है, बट अगर ड्यू टू थर्मल एजिटेशन अगर उसमें कुछ मोशन प्रेजेंट है तो दे टेक अप पोजीशन बिटवीन ओरिजिनल स्टेट जो आपकी ए में दिखाई गई है एंड द परफेक्टली पैरेलल स्टेट जो आपकी पिक्चर बी में दिखाई गई है.
ठीक है, इन दोनों की बीच की पोजीशन वो ले लेगा। ठीक, अगर उसमें थोड़ी सी भी मोमेंट प्रेजेंट है तो वो ए और बी की पोजीशन के बीच में रहेगा। ए कौन सी पोजीशन है? जब आपका मॉलिक्यूल बिल्कुल स्टेशनरी है। ठीक है, दैट इज परपेंडिकुलर। और सेकंड वाली क्या है आपकी? फाइनल स्टेज आफ्टर पोलराइजेशन एंड ओरिएंटेशन, के उसको पोलराइज्ड भी कर दिया गया और उसको रोटेट भी कर दिया गया है। फॉर एनी वन परमानेंट डाइपोल, यानी जिसके पास परमानेंट डाइपोल होता है, ये पिक्चर उन्हीं के लिए है। दस इन केस ऑफ मॉलिक्यूल पोसेसिंग परमानेंट डाइपोल, अगर आपका जो मॉलिक्यूल है वो परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, तो जो क्लोजेस्ट मोजेटी इक्वेशन हमने दी थी अभी थोड़ी देर पहले, पी आई, ये जो पी आई हमने शो किया था d-1 और d+2, ये किसके लिए था? दिस इज फॉर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो पोलर मॉलिक्यूल के लिए क्या हो जाएगा? ये पी टोटल, दैट इज इंड्यूस्ड मोलर पोलराइजेशन प्लस ओरिएंटेशन मोलर पोलराइजेशन। तो जो आपकी पी टी टोटल पोलराइजेशन है वो क्या हो जाएगी? सम ऑफ इंड्यूस्ड पोलराइजेशन एंड ओरिएंटेशन मोलर पोलराइजेशन, यानी पी टी that will be equal to pi plus p नोट। ये क्या है? पी आई इंड्यूस्ड पोलराइजेशन और पी ओ क्या है आपकी? ओरिएंटेशन पोलराइजेशन। एज मैंशनड अर्लियर, इंड्यूस्ड पोलराइजेशन, जो आपकी इंड्यूस्ड पोलराइजेशन है बाय क्लोजेस्ट मोजेटी इक्वेशन क्या आई थी? पी आई वॉज इक्वल टू 4/3 पाई एन अल्फा। एन क्या था? एवोगैड्रोस नंबर। अल्फा क्या थी? पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, ऑल दीज आर कांस्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ओरिएंटेशन मोलर पोलराइजेशन इज गिवन बाय डेबाई एंड इट वाज इक्वल टू 4/3 पाई एन म्यू स्क्वायर ओवर 3 kT, यानी जो पोलराइजेबिलिटी है यहाँ पे इसको हमने किससे शो किया है? म्यू स्क्वायर ओवर 3 kT। म्यू क्या है आपका? परमानेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, आप देखिए अभी आपको थोड़ी देर पहले यही बताया था कि इंड्यूस्ड पोलराइजेशन कौन सी होगी? जो उसमें इंड्यूस कराई जाएगी। और ओरिएंटेशन मोलर पोलराइजेशन कौन सी होगी? उन मॉलिक्यूल्स की पोलराइजेशन होगी जो परमानेंट डाइपोल मोमेंट है जिनके पास, यानी जो पोलर मॉलिक्यूल हैं। तो म्यू क्या है? डाइपोल मोमेंट ऑफ दैट पोलर मॉलिक्यूल। के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर। Now substituting the value of Pi and Po from both these equation, Pt will be equal to d-1 over d+2 into m by rho। जो टोटल आपकी पोलराइजेशन है that will be equal to 4/3 pi n अल्फा प्लस 4/3 pi n म्यू स्क्वायर ओवर 3 kT। हमने यहाँ सिर्फ क्या किया है? Pi और Po की वैल्यू हमने पुट कर दी है। So this is the temperature dependence of your polarization। देखिए टेम्परेचर यानी जो T है वो कहाँ आया है? डिनोमिनेटर में, और आपकी पोलराइजेशन कहाँ है? न्यूमरेटर में। तो इस इक्वेशन से हमें क्या देखने को मिलता है कि पोलराइजेशन इज फॉर पोलर मॉलिक्यूल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे पोलराइजेशन आपकी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट है आपका मेजरमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट, कि हम डाइपोल मोमेंट को मेज़र कैसे करेंगे। इसके भी दो मेथड्स आपके सिलेबस में हैं, वेपर टेम्परेचर मेथड या सिर्फ सिंपली आप इसको टेम्परेचर मेथड बोल सकते हो, और सेकंड आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेथड। ठीक है, तो देख लीजिए फ्रॉम दिस इक्वेशन, फ्रॉम द अबव इक्वेशन डिस्कस्ड Pt इज इक्वल टू 4/3 पाई एन अल्फा प्लस 4/3 पाई एन म्यू स्क्वायर और 3 kT। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? Pt इज इक्वल टू a प्लस बी बाई टी। a प्लस बी बाई टी क्यों लिखा है? बाकी सबको हमने क्या देख रहे हैं हम कि कांस्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं और टेम्परेचर क्या है आपका? वेरिएबल। ठीक है, a क्या है आपका? 4/3 पाई एन अल्फा, एन एवोगैड्रोस नंबर इज ऑल्सो कांस्टेंट, अल्फा जो पोलराइजेबिलिटी उसमें राइज होगी दैट इज ऑल्सो कांस्टेंट, और b क्या है आपका? 4 पाई एन म्यू स्क्वायर ओवर 9k। t को हमने यूं का यूं रखा है। अब जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे p वर्सेस t का, तो इसमें हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जब लगाएंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c, यानी x एक्सिस पे आपका क्या आएगा? 1/t। ठीक है, और y पे क्या आएगा? pt। तो m क्या होगा आपका? a, और जो b है वो आपका क्या होगा? इंटरसेप्ट, और m आपका क्या होगा? स्लोप।
ठीक है। तो जो आपका जब आप पी टी और 1/t का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वी विल गेट ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो स्लोप इसका क्या हो जाएगा b यानी 4 पाई एन म्यू स्क्वायर और 9k, और इसका जो इंटरसेप्ट हो जाएगा वो क्या होगा 4/3 पाई एन अल्फा। इस इक्वेशन से जब आप स्लोप निकालेंगे तो स्लोप परमानेंट डाइपोल से जब आप स्लोप निकालेंगे तो म्यू है वो आप मॉलिक्यूल्स का निकाल सकते हो, बाकी सारी क्वांटिटीज़ क्या होंगी नॉन। ठीक है, इस स्लोप से आप क्या निकाल सकते हो म्यू की वैल्यू, यानी डाइपोल मोमेंट आप इस ग्राफ को प्लॉट करके उसका स्लोप निकाल सकते हो। कैसे? स्लोप आपको पता चल गया, दैट इज़ योर बी। पाई की वैल्यू पुट करेंगे, एन की वैल्यू पुट करेंगे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये सारी क्या है कांस्टेंट। तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.0218 √b × 10⁻⁻18। तो जो स्ट्रेट लाइन प्लॉट्स फॉर ए फ्यू सब्सटेंस ये इस फिगर में दिखाए गए हैं। ठीक है, और इस फिगर से ही आपको देखने को मिल रहा है जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं जिनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है उनके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। देखिए CCl4 की लाइन देखिए, बिल्कुल एक लीनियर ग्राफ आ रहा है, ऐसे ही CH4 की एक लीनियर लाइन आ रही है, तो इन पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो इस इक्वेशन से ही हम निकाल सकते हैं मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ये ऐसे भी निकाल सकते हो। अब इसका मेथड क्या रहेगा, ये देखिए पीटी जो टोटल आपका पोलराइजेशन दैट विल बी इक्वल टू A + B/T, जैसा अभी दिखाया आपको। देन जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंटली हमने दिखाई दिया है कि डिटर्मिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड द डेंसिटी एट डिफरेंट टेम्परेचर D-1/D+2 m/ρ, ये करके हम इसकी म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। इससे भी कि हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालेंगे और रो की वैल्यू निकालेंगे एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो जब वैल्यू ऑफ पीटी है वो भी हम डिफरेंट टेम्परेचर पर निकाल लेंगे और उसको हम 1/t के साथ ग्राफ प्लॉट करेंगे, और इस ग्राफ का जो स्लोप आएगा उससे हम क्या निकाल सकते हैं म्यू की वैल्यू। समझ में आया कि आपकी जो ये P है, टोटल P है दैट इज इक्वल टू D-1 और D+2 m/ρ, यानी जब आप डिफरेंट टेम्परेचर पे क्या निकालोगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू और रो की वैल्यू, उससे आपको मिल जाएगी आपकी PT यानी पोलराइजेशन की वैल्यू, और उसको जब आप 1/t के साथ ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको क्या आ जाएगी म्यू यानी आपका डाइपोल मोमेंट की वैल्यू। क्लियर है? तो ये था आपका मेजरमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट बाय टेम्परेचर मेथड। अब आगे ऐसे ही है आपका रिफ्रैक्शन मेथड, कि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हेल्प से भी आप पोलराइजेशन और डाइपोल मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपने क्लोज़ेस्ट-मोसेटी इक्वेशन से देखा कि जो PI है, जो टोटल इंड्यूस्ड पोलराइजेशन है दैट इज इक्वल टू D-1 और D+2 m/ρ दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई एन अल्फा। अब आप सभी को पता है कि जो D है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ए प्योर नंबर। ठीक है, मोलर पोलराइजेशन क्या है इसमें, जो सिंपली मोलर वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। तो फर्दर जो आपका J.C. मैक्सवेल हैं उन्होंने क्या बताया कि जो आपका सब्सटेंस है जिसकी पोलराइजेशन जो नॉन पोलर है उसकी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है और पोलर मॉलिक्यूल्स की क्या है टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो ऐसे सब्सटेंसेस के लिए जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है दैट इज रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ इज इक्वल टू, यानी जो D है वो वेवलेंथ से कैसे रिलेटेड है, इज इक्वल टू n∞² n∞ क्या है, दिस इज नंबर ऑफ लेवल। n जैसे होता है आपका बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज आप वेवलेंथ की देखते हो n1 n2 n3 अप टू n∞, तो ये वही है n∞²। ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है दैट इज n∞²। तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन above equation PD will be equal to n∞² - 1 or n∞² + 2 into m/ρ is equal to 4/3 pi n alpha। अब ये infinity cannot be found by extrapolation to infinite wavelength। ठीक है, कि हम इसको इनफाइनाइट वेवलेंथ तक ग्राफ को प्लॉट एक्स्ट्रापोलेट करके हम ये वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, बिकॉज द विजिबल लाइट कैन डिस्प्लेस ओनली
इलेक्ट्रॉन्स वेयर द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियाई रिमेन इनफेक्टेड, मतलब जो विजिबल लाइट है दैट कैन डिस्प्लेस ओनली इलेक्ट्रॉन, जो हैवी आपके न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या है, वेरी मच हैवी एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, दैट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय योर विजिबल लाइट. Thus the distortion polarization can be considered to be the sum of electron polarization and atom polarization. Here your total polarization will be equal to distortion, PD will be equal to PE plus PA. PD क्या है, डिस्टोर्शन पोलराइजेशन, पीई क्या है, इलेक्ट्रॉन पोलराइजेशन, पीए इज योर एटम पोलराइजेशन. अब पीडी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये जरूरी है टू मेजर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूजिंग आईआर. हम आईआर से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करेंगे क्योंकि ये इफेक्ट करेंगी न्यूक्लियाई को भी एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स को भी. विजिबल लाइट आपकी न्यूक्लियाई को इफेक्ट नहीं कर सकती. बट द मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद आईआर इज डिफिकल्ट, हेंस द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन पोलराइजेशन बाय मेजरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूजिंग विजिबल लाइट. कि हम इलेक्ट्रॉन पोलराइजेशन निकाल लेंगे बाय यूजिंग विजिबल लाइट. दैट विल बी इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1 ओवर n स्क्वायर प्लस 2 इंटू m बाय रो. एज एन अप्रोक्सीमेशन हमें क्या करना है, जैसे 5% ऑफ दिस वैल्यू इज एडेड टू इट टू अकाउंट फॉर पीए टू गेट द टोटल वैल्यू ऑफ पीडी. यानी जो पीडी इसका जो पीई का जो 5% है दैट इज इक्वल टू पीए. यानी जो पोलराइजेशन जितनी इलेक्ट्रॉन के लिए यूज होगी, एटम के लिए कौन सी यूज होगी, सिर्फ 5% ऑफ पीई. दिस इज ओनली एज एन अप्रोक्सीमेशन. तो बिफोर एज बिफोर टोटल पोलराइजेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल पोजेसिंग परमानेंट डाइपोल मोमेंट, यही दो चीज़ों का सम हो जाएगा पीडी प्लस ओरिएंटेशन पोलराइजेशन. यानी जो पीटी है टोटल पोलराइजेशन इज इक्वल टू डिस्टोर्शन प्लस पीओ. तो पुटिंग वैल्यू ऑफ पीओ फ्रॉम डिराइव्ड इक्वेशन दैट वाज इक्वल टू 4/3 पाई एन म्यू स्क्वायर ओवर 3 kT. और पीडी क्या हो जाएगा, पीडी ये यहाँ आ ही गया, पीई प्लस पीए. तो जो पी टोटल है दैट विल बिकम पीई प्लस पीए प्लस 4/3 पाई एन म्यू स्क्वायर ओवर 3 kT. तो यहाँ से भी आप म्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, तो पीटी कैन बी डिटरमाइंड बाय फाइंडिंग द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द वेपर्स एट टेम्परेचर T एंड पीडी कैन बी फाइंड आउट बाय मेजरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूजिंग IR radiation. So this method is simpler than temperature because it involves the measurement at only one temperature. ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेथड सिंपलर क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही टेम्परेचर पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करते हैं. और उसमें क्या था कि आपको डिफरेंट टेम्परेचर पे पोलराइजेशन पता करनी थी और उन्हीं टेम्परेचर पे आपको पोलराइजेशन का ग्राफ प्लॉट करना था, फिर उससे स्लोप निकालना था, उससे आप क्या निकाल पा रहे थे, म्यू की वैल्यू. सो दिस इज ऑल अबाउट मेजरमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट.